हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th हिंदी की बुक स्पर्श का पार्ट 10 का पार्ट 2 बड़े भाई साहब। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, जल्दी से मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना है ना अपने चैनल को, तो जल्दी से करो सब्सक्राइब। बहुत कम बच्चों ने सब्सक्राइब किया है और प्लीज़ सबको सब्सक्राइब, मतलब सब बच्चों आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर भी करो। मैं कभी नहीं बोलती हूँ जनरली, है ना, सब्सक्राइब करने के लिए, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, मगर अब मैं चाहती हूँ कि अब जल्दी से चैनल हमारा ग्रो करे। चलो पढ़ते हैं आगे। तो इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में, इससे पहले चैप्टर में पढ़ लिया था कि बड़े भाई साहब में क्या क्या बताया गया है कि एक बच्चा है जो मतलब चैप्टर तो जब उन्होंने लिखा है तब तो वो बड़े हो गए, बट वो अपने बचपन की बातों के बारे में याद कर रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके बड़े भाई साहब कैसे उन्हें इतना पढ़ने के लिए बोला करते थे। उनको पढ़ना पसंद नहीं था, मतलब जो राइटर है ना उनको पसंद नहीं था, मगर इनके बड़े भाई जो हैं वो बहुत इनको बोला करते थे पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले। और इनके बड़े भैया बहुत पढ़ते थे, मगर पता नहीं वो पढ़ाई करते थे या सिर्फ किताबों में देखा करते थे, क्योंकि वो बार बार फेल हो जाया करते थे। और वैसे तो इनके बड़े भैया इनसे 5 साल बड़े थे, मगर अब क्लास में सिर्फ 2 ही पायदान आगे रह गए थे, क्योंकि राइटर पास हो जाते थे खेलने कूदने के बाद भी और इनके बड़े भैया फेल हो जाया करते थे। तो किस तरीके की कहानी आगे चलती है अब देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे यह है कि कह दिया समय की पाबंदी पर निबंध लिखो। तो इनको समय की पाबंदी पर निबंध लिखने का काम मिला जो 4 पन्नों से कम ना हो। तो ये इनके जो भाई हैं ना वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अब 9th क्लास में इनसे एग्ज़ाम्स में चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो और 4 पन्ने से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए अपने उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस ज़रा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? तो मतलब समय की पाबंदी अच्छी बात है कि आप अपने समय से जो काम करते हैं वो अच्छा होता है, पर 4 पन्ने कैसे लिखें इस चीज़ पर? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उस पर 4 पन्ने लिखने की क्या ज़रूरत है भला? इस बात भी सही है वैसे तो, है ना। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है। यह तो समय की किफ़ायती नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ करना है चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के, मतलब खूब बड़ा पन्ना होगा और उसमें 4 पन्नों के बाद में लिखे कि समय का क्या महत्व है, बल्कि समय बर्बाद हो रहा है इतना लिखने में, क्योंकि वो तो एक लाइन में भी बताया जा सकता है, ऐसा बड़े भैया बोलते हैं। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो क्या है? अनर्थ। तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, मतलब 4 पन्ने भरो मगर संक्षेप में समरी में। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते, तो संक्षेप में तो सिर्फ 4 पन्ने लिखवा रहे, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने समय की पाबंदी पर लिखवा डालते। तेज़ भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव समझ आएगा, तब मालूम होगा इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएगा। तो फिर अपने बड़े बड़े भैया छोटे भाई को कह रहे हैं, ठीक है मैं फेल हो गया हूँ मगर अब भी तुमसे बड़ा हूँ तो मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। बस पास होने का यह तिरस्कार हो रहा है, तो फेल हो जाता तो शायद प्राणी ले लिए जाएं। तो पास होने पर इतना सुनाया जा रहा है, तो फेल हो जाऊंगे तो पता नहीं क्या होगा। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। तो मतलब भैया ने तो अपनी क्लास के बारे में इतना डरा दिया था कि अच्छा, मतलब पता नहीं स्कूल छोड़ के मैं कैसे नहीं भागा, नहीं तो शायद मैं भाग ही जाता। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों ही रही, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगा इतनी बेइज्जती के बाद भी। बल्कि मतलब इनके भाई इनको बस यही चाहते थे, इनके भाई की जैसे उनका खुद का हाल हो गया है कि वो पास नहीं हो पा रहे, इनका भाई पढ़ाई में ध्यान दे और अच्छे नंबर लेकर के आए। खेल कूद का तो कोई अवसर हाथ से ना जाने देता, फिर भी मैं पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चारों का सा जीवन कटने लगा।
चोरों का सा जीवन, मतलब पहले विश्वास हो गया था खुद पे कि भाई मैं तो पास हो जाऊंगा, बट अब फिर वो लुप्त हो गया और अब फिर से मैं थोड़ा भैया से डर डर के रहने लगा। आगे आता है, फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया फिर से। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 10 से रात बजे 10 के मतलब रात के 10 बजे तक पढ़ते थे, सुबह 4 बजे से पढ़ते थे बेचारे, फिर भी फेल हो गए। 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी भैया की, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। अब ये फिर से पास हो गए और इनके भैया साहब फिर से फेल हो गए। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 2 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किसी आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। फिर ये सोचने लगे कि अगर भैया एक और साल फेल हो गए और मैं पास हो गया तो मैं और भैया एक ही क्लास में आ जाएंगे, फिर भैया मेरी कैसी बेइज्जती मारेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जा रहा हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। तो शायद भैया के उपदेश की वजह से ही मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ और पास हो जाता हूँ। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ गई, तो मतलब इनकी आज़ादी बढ़ गई, क्योंकि बड़े भैया से अब सिर्फ बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं बड़े भैया के, है ना। तो बड़े भैया फेल होते रहते हैं, मैं पास हो जाता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मेरी तकदीर बलवान है। अब ये सोचने लगे राइटर कि मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ मैं तो पास हो ही जाऊँगा। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद कर दिया। मुझे कनकौए उड़ाने का, मतलब पेपर बना के उड़ाने का बड़ा शौक था और पैदा हो गया था, और ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि अब तो सोचते थे कि मैं तो बिना पढ़े पास हो जाऊँगा। और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह ना करने देता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। तो मतलब सब काम करते थे, मगर अपने भैया के सामने थोड़े से शरीफ बन जाते थे, ताकि भैया को ये ना लगे कि अब ये अपने भैया की इज़्ज़त कम करने लगे हैं। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ता जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। तो रात शाम के समय अपनी पतंग उड़ा रहे थे, कनकौआ उड़ा रहे थे, तो आंखें इनके आसमान की ओर थी और आकाश में मतलब सूरज जो है धीरे धीरे डूबने लगा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त बन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। मतलब वही है कि धीरे धीरे जैसे बादल चलते हैं ना, हवा चलने की वजह से बादल आगे बढ़ने लगते हैं, इस तरीके का माहौल था। बादलों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस के लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। तभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे सभी, मतलब पतंग के साथ साथ देख रहे थे कि मतलब बच्चों को मज़ा आ रहा था बेसिकली। जहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्रैम्स, ना गाड़ियाँ। तो मतलब आकाश में सब प्लेन है ना, सब आराम से। ना ट्रैम्स हैं। ट्रैम्स क्या होते हैं, जैसे सड़क पर ना, तो जैसे कि आप लोग रेलवे देखते हैं, रेलवे के तो अलग से ट्रैक होते हैं, तो सड़क पर भी अगर कोई कोलकाता से होगा ना तो वो समझ जाएगा कोलकाता में ट्रैम्स है। सड़क के बीच में क्या होता है कि इस तरीके की बना दी जाती हैं, थोड़ा सा जैसे नॉर्मल सड़क चल रही है, नॉर्मल सड़क पे हल्की ट्रेन जैसी दिखने वाली थोड़े से होते हैं, उनको ट्रैम्स कहते हैं। तो ट्रैम्स भी नहीं थे वहाँ पे, है ना। सहसा भाई साहब अब आ गए। भाई साहब से मुठभेड़ हो गई इनकी, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती। अब भैया मिल गए। भैया कहने लगे कि भाई ये तुम ये सब हरकतें जो कर रहे हो, इन सबसे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कनकौए उड़ा रहे हो इन बच्चों के साथ, तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो, मतलब 8th क्लास में जमात होती क्लास, ठीक है, 8th क्लास में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा ही नीचे हो। आखिर आदमी
को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है। मतलब 8th क्लास पास करने के बाद बहुत बड़े हो जाया, बहुत बड़ी बात माना जाती थी पहले ज़माने में। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहनी में काम करते हैं और तुम उस 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए उड़ा रहे हो। मतलब तुम 8th क्लास में आ गए, रिस्पॉन्सिबल बनो, ये बड़े भैया कह रहे थे। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ल पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर दे। मतलब तुम कर लेते हो, होशियार हो, मगर इसका क्या फ़ायदा कि तुम अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भूल जाओ। तुम अपने दिल में समझते हो कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जे नीचे हूँ, अब उन्हें मुझसे कुछ कहने का हक़ नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। तो बड़े भैया कहते हैं कि तुम्हें लगता होगा कि अब तो सिर्फ एक ही क्लास नीचे हूँ बड़े भैया से, बट बड़े भैया को अब मेरे को कुछ कहने का हक़ नहीं है। तो ये आगे बोलते हैं, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष ही आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है। तो कहते हैं कि चाहे तुम मेरी क्लास में आ जाओ, मेरे से आगे निकल जाओ, मगर मेरे और तुम में फिर भी 5 साल का अंतर है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA MD और DFL DLED कुछ भी हो जाओ, तुम मेरे से हमेशा छोटे ही रहोगे उम्र में। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने तो कोई दर्जा पास नहीं किया, दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। तो मतलब ये कहते हैं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें समझाने का सुधारने का हक हमेशा मेरे पास रहेगा, चाहे मैं तुमसे कम ही पढ़ा लिखा रह जाऊँ। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और हमेशा रहेगा। तो इनके अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि उनको हमेशा हमसे दुनिया का तजुर्बा हमसे हमेशा ही ज़्यादा रहेगा। अमेरिका में किस तरीके की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे बहुत ज़्यादा है। तो अपने अम्मा दादा की बात कर रहे होते हैं कि उनको हमसे ज़्यादा ज्ञान है, चाहे वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो। देव ना करे, मतलब भगवान ना करे, आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं, ना बदहवास हो। पहले खुद मरज़ पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 दिन तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुँह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है। तो फिर आगे बोलते हैं कि हमारे पापा जो हमें पैसा भेजते हैं हम 20-22 दिन में, महीने में ख़त्म कर देते हैं और फिर बड़ी दिक्कत होती है आगे के 10 दिन। मगर आज हमारे पापा हमें जितना पैसा दे रहे हैं उससे आधे पैसे में घर तक चलाया है हमारे पिताजी ने, और पूरा अच्छे से इज्जत से रहे हैं। तो वही है कि कुटुंब का पालन किया है, जिसमें 9 लोगों का परिवार उन्होंने पाला है इतने पैसों में। अपने हेड मास्टर साहब को देखो, MA है कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये कमाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद का घर इंतज़ाम करते थे, पहले इनके हेडमास्टर साहब कहते खुद अपना घर चलाते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माँ ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चल पाओगे। तो मतलब बड़े भैया इनसे कहते हैं कि तुम अगर मेरे रहते तुम ये उल्टे सीधे काम नहीं कर पाओगे, मेहनत से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर उसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। तो बड़े भैया कह रहे हैं, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी। मैं उनकी यह नई युक्ति नतमस्तक हो गया। तो नई युक्ति जो थी कि भाई चाहे तुम मेरी क्लास में आ जाओ, मगर मैं तुमसे हमेशा बड़ा रहूँगा मैं।
मुझे आज सचमुच अपनी लघुता मतलब छोटेपन का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। तो ये फिर कहते हैं कि हाँ भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपको अधिकार भी है ये सब बोलने का। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौआ उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूँ, खुद बेरहा चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? यह कर्तव्य भी तो मेरे सर है कि मैं तुम्हारी भी रक्षा कर सकूँ। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों को एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, मतलब लड़के बहुत सारे उस कौवे को पकड़ने के लिए जा रहे थे। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ा। मतलब पूरी स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए कैसे प्रोटेक्शन रखता है कि बड़ा छोटा भाई कभी गलत राह पर ना भटके। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।